हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारी यूट्यूब चैनल थिंक आइस पर आप सभी का स्वागत है। तो छठ पूजा समाप्त हो गए हैं और आप सभी लोगों के लिए अब जो बीपीएससी का जो डेट है वो 13 तारीख फिक्स हो गया। एग्जाम अब बीपीएससी का 70 बीपीएससी का 13 दिसंबर को ही होगा, जैसा कि आयोग क्लियर भी कर दिया है। अखबार में भी पीछे 2-3 दिन पहले आया था, देखे होंगे आप लोग की डेट जो है 13 तारीख को ही 13 दिसंबर को एग्ज़ाम अब लगभग होनी तय है। साथ में फॉर्म भरने का भी डेट अब बढ़ाया नहीं जाएगा। ये भी है कि डेट उट नहीं बढ़ेगा। लास्ट दिन बहुत सारे विद्यार्थी का फॉर्म नहीं डाला गया था क्योंकि सर्वर इशू था, लेकिन अब जितना फॉर्म डल गया है उतना ही रहेगा और 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो हम आप लोगों के सामने फिर से एक बार करंट अफेयर की क्लास के साथ हैं और एक दो करंट अफेयर के बाद हम बिहार का जो है बजट और भारत का जो बजट है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा करंट अफेयर का क्लास खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम सिर्फ फिर आगे के लिए बात करेंगे आपसे कि आगे हमारे चैनल पर आगे क्या होगा। चलिए तो देखते हैं आज का जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। देखिए हमारा पहले की तस्वीर है जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करता था और जब मैं इस एग्ज़ाम को पास किया हूँ। और पहले मैं बहुत सारा काम भी किया हूँ, काम करके इस एग्ज़ाम को पास किया था शुरुआती दौर में। तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा करंट अफेयर है। अगला जो करंट अफेयर सीरीज़ है उसमें बिहार का करंट अफेयर, साथ ही जो भी हमारा विषय है संबंधित होता है उसको हम देख लेते हैं, जो स्टैटिक्स होता है। पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहाँ से पंचायत को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया है। तो बिहार सरकार के द्वारा एक टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया गया है और प्रत्येक पंचायत को टीबी मुक्त बनाने का यह अभियान है, यह पटना से लॉन्च किया गया है, पटना से अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ याद रखिएगा कि टीबी अभियान जो टीबी मुक्त पंचायत है अभियान बिहार में पटना से इसका लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। तो हमारे स्टेटिक्स होता है कि टीबी नामक रोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि टीबी जो है वो जीवाणु से फैलता है। टीबी किससे कारण होता है? जीवाणु के माध्यम से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या एक क्षय रोग है। ठीक है ना। तो देखते हैं टीबी मुक्त करने का जो वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक है। तो भी याद रखिएगा कि टीबी मुक्त करने के लिए जो वैश्विक लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया वो कब तक के लिए है? तो 2030 के लिए है। केंद्र सरकार के द्वारा देश को प्रत्येक पंचायत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया गया है। तो एक अभियान टीबी मुक्त पंचायत अभियान केंद्र सरकार का है। उसी अभियान के तहत जो है बिहार सरकार पटना से टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किया है। तो केंद्र सरकार 2025 तक जो है टीबी मुक्त सभी पंचायत को बनाना चाहती है, यह भारत का लक्ष्य है। और आगे देख लेते हैं, यह पंचायती राज मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सामूहिक अभियान है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है वह भी पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सामूहिक अभियान है। तो याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में देखते हैं कि बिहार सरकार भी 2025 तक स्वयं को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। तो एक सवाल यह भी आ सकता है कि बिहार सरकार कब तक जो है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। तो बिहार सरकार स्वयं को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है, जबकि वैश्विक स्तर पर 2030 तक भारत सरकार या बिहार सरकार दोनों 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा इसको। और प्रत्येक पंचायत में 2 से कम टीबी मरीज मिलने पर टीबी मुक्त पंचायत घोषित कर दिया जाता है। अगर 2 से कम मरीज मिलता है किसी भी पंचायत में, एक या नहीं मिलता है, तो उसको टीबी मुक्त पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। तो टीबी के बारे में देख लेते हैं। टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबर जो कुलोसिस है उसके कारण टीबी होता है। टीबी जीवाणुजनित रोग है और यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब है कि एक दूसरे से यह फैलता है, यह वायु जनित संक्रामक रोग है। और इसमें जो टीबी के जो दवा होता है, जैसे कि जानते हैं कि टीबी जीवाणु से होता है, तो उसके विरुद्ध जो दवा होता है उसको एंटीबायोटिक दवा बोलते हैं। तो अगर जो टीबी का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो एंटीबायोटिक दवा के प्रति अगर प्रतिरोध विकसित कर लेता है तो एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंस टीबी भी उसको बोलते हैं, एमडीआर और एक्सडीआर टीबी को। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और जब यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो एमडीआर टीबी के बारे में थोड़ा जानना होता है, एक्सडीआर टीबी के बारे में जानना होता है। यूपीएससी में बस इतना ही है कि थोड़ा डिटेल हम जान लेते हैं उसको। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि उस टीवी में ही एक है कि इंड टीवी करके एक है। तो यूएनओ तथा डब्ल्यूएचओ का एक प्रोग्राम है जो दुनिया में से टीवी समाप्त करना चाहता है। और एक और है टीवी से जुड़ा कि वैश्विक टीवी रिपोर्ट प्रत्येक साल जारी होता है। जैसा कि देखते होंगे, बराबर चुनते होंगे कि वैश्विक टीवी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतने सारे लोग की मृत्यु होती है टीवी से, या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में टीवी के मरीज पाए जाते हैं। तो वैश्विक टीवी रिपोर्ट एक जारी होता है, किसके द्वारा जारी होता है? तो वैश्विक टीवी रिपोर्ट जो है WHO के तहत जारी होता है। तो इसको याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में राज्य में जाति आधारित संरक्षण पर रोक लगा दी। तो कभी कभी इस तरीके की तिथि भी पूछ के, जो 12 तिथि होता है, बीपीएससी चेक कर लेता है कि आप करंट अफेयर कितना कॉन्शसनेस के साथ पढ़ रहे थे, तो इस तरीके की तिथि पूछ लेता है। तो देखेंगे 4 मई 2023 को रोक लगा दिया था पटना हाई कोर्ट, जो है जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया था 4 मई 2023 को। तो पटना हाई कोर्ट देख लीजिए, यही तस्वीर है। पटना हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और इसमें जो इसकी जो स्थापना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 है, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इसके तहत इसकी स्थापना हुआ था। दूसरा याद रखिएगा कि इसमें 53 न्यायाधीशों की सीट है, 53 न्यायाधीशों की सीट है। साथ में अभी कृष्ण विनोद चंद्रा जी इसके चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है। तो जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो, उनका नाम कृष्ण विनोद चंद्रा जी है। तो याद रखिएगा कृष्ण विनोद चंद्रा जी इनका नाम है। और पहले जो थे इनका नाम चैमियर नाम है इनका, तो बड़ा नाम सा है, तो देख लीजिएगा। पहले जो चैमियर अगर लिखा होगा, पहला जो इसका चीफ जस्टिस पटना के थे, तो उनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किस नाम के ऐप लॉन्च किया गया है? तो बेफिक्र नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा बेफिक्र नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है तो ये पूछा जा सकता है। तो जल संसाधन विभाग की तरफ से यह जारी किया गया है। बेफिक्र का यहाँ मतलब है कि बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। तो यह बाढ़ और सुखाड़ से लड़ने के लिए बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए बेफिक्र ऐप बनाया गया है। इसके जरिए पूर्वानुमान, जल स्तर की स्थिति, वर्षा की संभावना आदि से जरूरी आंकड़ों और अलर्ट संबंधित अभियंता एवं जिला प्रशासन को रियल टाइम में प्राप्त होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो जेई एई होते हैं, जो जल से बाढ़ से जुड़ा हुआ काम करते हैं, साथ में जो जिला प्रशासन होता है, उसको रियल टाइम में डेटा इस बेफिक्र ऐप से प्राप्त होते रहेगा। तो इस याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बेफिक्र ऐप किसके लिए है? तो बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौर चक्र से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? तो बिहार के जमुई जिला के हैं और उनका नाम, एक मिनट उनका नाम बताते हैं। उनका नाम है, एक मिनट, बेफिक्र ऐप है और एक मिनट, उनका नाम जो है विक्की पांडे है। विक्की पांडे जी हैं। तो याद रखिएगा उनका नाम यहाँ लिखा है नहीं, जो हम पीडीएफ बनाए तो वहाँ छूट गया था। तो विक्की पांडे हैं। तो बिहार में विक्की पांडे जी को सौर पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम विक्की पांडे जी है। तो याद रखिएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान चालू किया गया है? तो यह जो बिहार के जो पटना जिला उसको स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम पटना द्वारा जो है चकाचक अभियान चलाया गया। तो इसको याद रखिएगा, नगर निगम पटना जो द्वारा चकाचक अभियान भी चलाया गया है। साथ में जो हमारा जो करेंसी है, सेंट्रल डिजिटल करेंसी जो हमारा है, उसको भी पटना नगर निगम चालू किया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और म्यूनसिपल बॉन्ड जो है मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। जब भी नगर निगम की बात आएगी तो 3-4 फैक्ट है कि एक म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने वाला मुजफ्फरपुर नगर निगम पहला नगर निगम बना है। साथ में पटना नगर निगम को देखेंगे कि चकाचक अभियान पटना नगर निगम का है। साथ में पटना निगम जो है सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है उसको भी लागू किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वह यह हो जाता है कि बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अदानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया है? तो नवादा के हैं। नवादा के वारसलीगंज वहीं पे क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा अदानी ग्रुप द्वारा। तो नवादा याद रखिएगा, नवादा जिला। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वह यह हो जाता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़। ये 4000 करोड़ जो है बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। कौन लगाया है? एनजीटी लगाया गया है। तो एनजीटी के बारे में प्रश्न आ जाएगा आपसे। तो याद रखिएगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना 2010 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010, उसी के तहत इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना के पीछे मुख्य कारण यही था कि जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो भी विवाद है उसका तीव्र गति से उसका निपटारा किया जा सके। तो पर्यावरणीय विवाद को देखने के लिए एनजीटी की स्थापना किया गया था।
और एनजीटी जो है यह जो है प्राकृतिक न्याय को फॉलो करता है। इसको याद रखिएगा कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। और सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 का, उसको फॉलो नहीं करता है, फिर उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। साथ साथ साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उसको भी फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। एनजीटी एक वैधानिक निकाय हो गया क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक से बना है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। तो मिशन परिवर्तन का किससे संबंधित है? तो पहले तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि जो मिशन परिवर्तन है वो कितने तारीख को बिहार में लॉन्च हुआ है? तो 5 मई 2023 को। चूँकि मिशन परिवर्तन एक व्यापक योजना है था और इसके माध्यम से जो है अस्पताल है, जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, उससे जुड़ा हुआ था मिशन परिवर्तन, तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं इसके बारे में। मिशन परिवर्तन यह मिशन 60 दिन के तर्ज पर लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च 4 मई 2023 को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ 5 मई लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसका न्यूज़ पर जाके देखा तो वहाँ 4 मई लिखा हुआ है, तो मैं खुद जो है इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी 5 मई याद रखिएगा कि 5 मई को। और इसका उद्देश्य अस्पताल में मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेज के अनुशासन को लागू करना, अस्पताल की सफाई करना, बिल्डिंग बनाना और सैनिटेशन पर आदि पर काम किया गया। तो देखते हैं कि जैसा कि बिहार में जो भी जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार के अंदर, जैसे अस्पताल हो गया, साफ़ सफाई हो गया, वहाँ बेड हो गया, उसकी सुविधाएं बेहतर नहीं है, व्यवस्था बेहतर नहीं है, अरेंज बेल नहीं है, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, साथ में जो मरीज के साथ, जो पेशेंट के साथ जो जाते हैं उनके साथ उनको भी बैठने या रहने के लिए जगह नहीं होता, वो लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मिशन परिवर्तन लाया गया था। यानी मिशन परिवर्तन का उद्देश्य जो था कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है अपना, जो हेल्थ सेक्टर है बिहार का, जिसमें सैनिटेशन नहीं है, शौचालय नहीं है, बिल्डिंग्स में साफ़ सफाई नहीं होता है, या फिर जो मरीज के साथ जो उसके लोग जाते हैं उसको देखभाल करने के लिए, उनको रहने के लिए जगह नहीं, तो इस सब चीज़ों का विकास करना, सैनिटेशन को बेहतर तरीका से संचालित करना, यानी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जितनी भी समस्या है उस सबको एड्रेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से इसको लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो यह 16,000 की आबादी पर एक बैंक है, ऐसा रिपोर्ट आया किसी का। तो इसको एक याद रखिएगा बेसिकली, इस तरीके का प्रश्न आ भी जाता है तो देख लेंगे कि 16,000 लोगों पर एक बैंक है। बैंक कहने का मतलब कि एक बैंक का ब्रांच है। बैंक का मतलब ये नहीं कि एक जगह एसबीआई है, एक जगह पीएनबी है, इस तरीका के नहीं है कि एक बैंक की शाखा लगभग 16,000 लोगों पर बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिस बिहार 2023 का खिताब जीता है? मिस बिहार 2023 का खिताब जीता है, तो ये इनका नाम दिया है, पटना की है। तो मिस नहीं, मिसेज होगा वहाँ। तो मिसेज बिहार का जो खिताब जो है 2023 कितने जीता है? तो रोहिणी जी जीते हैं, और यह पटना यूनिवर्सिटी की है। तो याद रखिएगा, रोहिणी झा इनका नाम है शायद, और ये पटना नहीं, रोहिणी ना, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इन्होंने बिहार मिसेज खिताब 2023 को जीता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो यह नवादा जिला है। तो नवादा जिला के जो हिसुआ है वहीं पे भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके बारे में देख लेते थोड़ा। तो यह जो प्रतिमा यहाँ बनाया जा रहा है, यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, और इसका निर्माण थाईलैंड के संस्था एक वट नव मंडरा धमक्कर के द्वारा मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है। तो थाईलैंड की एक संस्था के द्वारा निर्माण किया जाएगा। इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इतना याद रखिएगा कि 108 फीट की मूर्ति बनाया जा रहा है, और जो मूर्ति बनाया जा रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा में है। यह जो मुद्रा है, यह भूमि स्पर्श मुद्रा नहीं है, यह अवय मुद्रा है, जो आपके तस्वीर के सामने दिख रहा है। भूमि स्पर्श मुद्रा का तस्वीर मुझे नहीं मिला था, तो मैं अवय मुद्रा को ही यहाँ लगाया था। तो याद रखिएगा कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका ही यहाँ मूर्ति लगाया जाएगा, मूर्ति बनाया जाएगा। और साथ में जो इससे पहले जो नवादा में बन रहा है मूर्ति भगवान बुद्ध का, उससे पहले भी बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? तो बोधगया में थी, जो 82 फुट की थी। तो अभी जो नवादा में बन रहा है वो 108 फीट लंबा है, जबकि बोधगया में था वो कितना का था? तो 82 फीट लंबा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब जो बन रहा है बिहार में वो नवादा में सबसे बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है भगवान बुद्ध का। चलिए आगे देखते हैं। अगला तो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कैसर कुमार जी है, गया के, इनका नाम कैसर है। तो कैसर कुमार जी है, गया के हैं, और ये कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ जीते हैं? तो फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में। तो इसको याद रखिए, कैसर कुमार जी फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया? तो यह 9 शहर है। तो बिहार में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 9 शहरों में बिहार के एफएम ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, फिर उसका उद्घाटन किए हैं। तो चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है तो यह फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि बिहार में 9 जो शहर है जहां एफएम ट्रांसमीटर लगाया गया है, पहला तो है कटिहार, दूसरा है बांका, तीसरा बेगूसराय है, चौथा लखीसराय है, पांचवा जमुई है, छठा बक्सर है, सातवां शेखपुरा है, आठवां सिकंदरा है, नौवां नवादा है। तो ये 9 शहर है जहाँ एफएम ट्रांसमीटर लगाया गया है और ये 9 शहर का अलग अलग एफएम ट्रांसमीटर अब होगा। जैसे एफएम पटना सुनते हैं, मिर्ची पटना, रेडियो मिर्ची पटना सुनते हैं, उसी अब रेडियो मिर्ची कटिहार, बांका, बेगूसराय होगा। तो वो 9 शहर था जहाँ लगाया गया है रेडियो ट्रांसमीटर, एफएम ट्रांसमीटर। तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं, याद रखिएगा, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, जमुई, सिकंदरा, बेगूसराय, बक्सर, नवादा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो देश भर में 10वां स्थान मिला है, जबकि बिहार में जो भी एनटीपीसी का है प्लांट है उसमें इनको पहला स्थान मिला है। तो यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है कि पहले तो यही याद रखिए कि जो कांटी मुजफ्फरपुर में है वो किसका है, थर्मल पावर जो है वो किसका हो गया, तो एनटीपीसी का हो गया। तो इसको याद रखिएगा, कांटी में जो है एनटीपीसी का है और इसे जो है जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो कांटी मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी का जो थर्मल पावर है उसका नाम क्या है? तो जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन उसका नाम है। चूँकि जॉर्ज फर्नांडिस जी जो थे यहीं से चुनाव लड़ते थे, मुजफ्फरपुर से ही संसदीय क्षेत्र उनका रहा है। यह बिहार जो कांटी है उसके बारे में पूछा था, तो कांटी मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। एनटीपीसी का 100% स्वामित्व वाली यह जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कोयला आधारित बिजली का उत्पादन करता है। 1985 में से क्रियान्वित है। कितना से? 1985 से यहाँ जो है ऑपरेशनल है और 610 मेगावाट का कुल क्षमता है। तो इसको याद रखिएगा, कांटी मुजफ्फरपुर में जो एनटीपीसी का थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो किस पर आधारित है? कोयला पर है। इसमें 100% स्वामित्व किसका है? तो एनटीपीसी का है। बिहार के मुजफ्फरपुर में है, 1985 से क्रियान्वित है और 610 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस जगह सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया है? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी द्वारा किया गया है। सॉरी, यहाँ पीडीएफ में गलती हो गया है। तो राज्य के जो राज्यपाल जी हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, उनके द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया है। तो सीता तीर्थ मंदिर पटना में है। तो याद रखिएगा, सीता तीर्थ मंदिर जो है पटना में है, जबकि सीता माता का सबसे ऊंची जो प्रतिमा बना है पुरौना धाम में बनाया जा रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा, वो कहाँ है? पुरौना धाम पूर्वी चंपारण में है, सॉरी सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो पटना के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो पूर्वी चंपारण में। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो लिखा रहेगा कांवरताल झील, मोती झील, इस तरीक़ा से। तो आप याद रखिएगा कि मोती झील में। दूसरा कि मोती झील किस जिला में है? तो मोती झील पूर्वी चंपारण जिला में अवस्थित है। तो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। 30 देखते हैं आगे कि हाल ही में ईट राइट मिलेट्स मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में उद्योग मंत्री समीर कुमार जी द्वारा किया गया है? तो यहाँ भी नाम में गलती है। तो समीर कुमार जी जो किया गया पटना जिला में। तो ईट राइट मिलेट जो योजना है पटना जिला में ईट राइट मिलेट के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशिया कप के लिए किसे भारतीय बेसबॉल टीम का कोच चुना गया है? तो मधु शर्मा को चुना गया है। और यह बिहार की इसलिए यहाँ जो है ज़रूरी हो जाता है 17वीं बीपीएससी के लिए कि हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशिया कप के लिए भारतीय बेसबॉल टीम का कोच चुना गया है। किसको? मधु शर्मा जी को। तो मधु शर्मा जी अभी भारतीय बेसबॉल टीम का कोच है और मधु शर्मा कहाँ की है? बिहार की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो नेहा रानी इनका नाम है। नेहा रानी जी तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक बिहार के लिए जीती है, सिल्वर मेडल जीती है। तो बिहार जो है धीरे धीरे खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है।
चलिए आगे देखते हैं कि 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपक कुमार जी हैं, ये डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो एथलेटिक्स हुआ है 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए देखते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो जमुई जिला है। मनरेगा के तहत लोगों को जो काम देना है उसमें बिहार के जमुई जिला अव्वल आया, तो याद रखिएगा। यह तो हमारा आज का करंट अफेयर। फिर मिलते हैं दोस्त अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू, बाय।